हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण हम लोग जान चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्रांस की क्रांति के धार्मिक कारणों के बारे में होगा और जो दार्शनिकों का या बौद्धिक लोगों का इसमें योगदान रहा। तो सबसे पहले हम धार्मिक कारणों के बारे में पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति के। तो देखिए, जब फ्रांस की ये क्रांति हुई 1789 में, तो आप जानते हैं कि यूरोप में लोगों के जीवन में चर्च की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। तो 1789 के समय में फ्रांस के चर्च की क्या स्थिति थी? एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ईसाईयत है, ईसाई धर्म है, इसके दो संप्रदाय हैं। एक तो होते हैं कैथोलिक्स और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है। तो फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व स्थापित था और चर्च इतनी शक्तिशाली संस्था होती थी कि वो अपने आप को राज्य के समक्ष संस्था समझती थी। अब आप समझ सकते हैं, मतलब जो स्टेट होता था ना, राज्य के बराबर अपने को समझती थी। इसकी अपनी सरकार होती थी, इसके अपने अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते थे। ठीक है। फ्रांस की लगभग 1/5 भाग की भूमि पर इनका अधिकार होता था। चर्च के पास बहुत बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करती थी और कुछ प्रदेशों में तो 40% तक जो चर्च की संपत्ति हुआ करती थी। मतलब भूमि जो है ना, 40% भूमि चर्च की संपत्ति हुआ करती थी। और इस संपत्ति से चर्च को बहुत आय हुआ करती थी। वो सारा जो राजस्व होता था, पहले जो किसान कर देते थे, राज्य को दिया करते थे, तो वो राज्य की बजाय वो कर जो है ना, जो चर्च के नाम भूमि होती थी, वो चर्च के खाते में ही जमा होती थी। तो बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। इसके अलावा, मतलब ये जो इनकम थी, करोड़ों रुपए की इनकम होती थी। इसके अलावा चर्च को हरेक जो मतलब व्यक्ति होता था, उससे, मतलब किसान से कुल उपज का 1/10वां भाग। अब आप जानते हैं कि फ्रांस की 80% जो पॉपुलेशन थी वो कृषि कार्यों में लगी हुई थी। तो 80% लोग अपनी उपज का 1/10वां भाग, जिसे दशांश या टिथ कहा जाता था, ये धर्म के नाम पर चर्च वसूला करता था किसानों से। मतलब वो जो टैक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे राजस्व जिसे बोलते हैं, उसके अलावा ये टैक्स होता था 1/10। यानी किसी फ़र्ज़ कीजिए, अगर किसी किसान की इनकम 100 रुपये है, तो उसको 10 रुपये चर्च को धर्म के नाम पर देने होते थे। जैसे आज के समय में लोग चंदा मांगते हैं ना धार्मिक कार्यों के लिए, इसी तरह से चर्च को 1/10वां भाग उपज के रूप में देना पड़ता था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय फ्रांस के चर्च की जो वार्षिक आय थी वो लगभग 30 करोड़ रुपए थी, 30 करोड़ रुपीस। और इस इनकम पर चर्च को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था सरकार को। ये राज्य के करों से बिल्कुल मुक्त हुआ करता था, ये जो चर्च होता था। दूसरी ओर जो चर्च कर वसूलता था वो केवल कैथोलिक्स पे नहीं, बल्कि प्रोटेस्टेंट्स और यहूदी धर्म के लोग थे, उन पर भी कर लगाया जाता था। मैंने आपको बताया कि ईसाईयत के दो संप्रदाय थे, एक तो कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट। चर्च कैथोलिक था तो केवल कैथोलिक से पैसे नहीं लेता था, वो कर नहीं लेता था, बल्कि प्रोटेस्टेंट्स और यहूदी धर्म के लोग थे, उनसे भी कर लिया करता था। तो चर्च मतलब इतनी प्रभावशाली संस्था था। और आप ये देखिए कि एक इतिहासकार हैं हेज़न लिखते हैं कि चर्च राज्य के भीतर एक राज्य था। बहुत बड़ी बात है कि चर्च वॉज द स्टेट विद इन द स्टेट। राज्य के अंदर एक राज्य एग्जिस्ट कर रहा था। और फिर पादरियों के बारे में तो आप जानते हैं, पादरियों का नैतिक पतन हुआ।
मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों में बताया था कि जो फर्स्ट एस्टेट है यानी क्लर्गी, उसमें कौन आते हैं? उसमें आते हैं पादरी। अब पादरी मैंने आपको बताया इसके भी स्तर थे, उच्च स्तर के पादरी, निम्न स्तर के पादरी। जो उच्च स्तर के पादरी हैं वो तो शहरों में जो चर्च होते थे उसमें रहते थे, बहुत शानो शौकत से रहते थे, ठीक है। और उनके जो रहन सहन था वो ऐसे ही था जैसे शासकों का रहन सहन होता है। धार्मिक कार्यों से उनका कोई मतलब नहीं था। जैसे कि लुई सोल्मे ने भी एक बात कही थी कि हमें कम से कम पेरिस पेरिस के चर्च में तो कोई ऐसा जो है पादरी चाहिए जिसका धर्म से कोई वास्ता हो। तो ये बहुत भोग विलासी थे, ज़्यादातर पैसा इनके पास आता था, धर्म कर्म का ये कोई काम नहीं करते थे। और एक होते थे साधारण जो पुजारी या पुरोहित या जिसे पादरी बोलते हैं, वो कस्बों में और गाँव में रहा करते थे। वो वास्तव में सारे धार्मिक कार्यों का निष्पादन किया करते थे, मैले कुचैले वस्त्र पहनते थे, ज़्यादा उनके पास गुजारे के लिए नहीं होता था और मुफलिसी का जीवन व्यतीत करते थे और इसलिए वो उच्च स्तर के पादरियों से घृणा करते थे। दे यूज्ड टू हेट द हायर क्लर्गी। और उच्च पादरियों के दूषित चरित्र से जनता भी परेशान हो गई थी और इसलिए उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए उपाय ढूंढने लगे। क्योंकि देखिए, चर्च को विशेषाधिकार मिले हुए थे, पादरियों को विशेषाधिकार मिले हुए थे, तो इतने भ्रष्ट होने के बाद भी, इतना नैतिक पतन होने के बाद भी ये सब इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, तो इसलिए जनता का विरोध तो इसमें होना ही था। फिर आप देखिए, फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। मैंने आपको बताया कि फ्रांस जो है इट वाज ए कैथोलिक स्टेट, चर्च जो है कैथोलिक चर्च थी। तो प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता था। उनके पास धार्मिक अधिकार नहीं थे, अपने धर्म, अपने जो मतलब जो इनका संप्रदाय था, उनको उनके रीति रिवाज मानने के या उनके रीति रिवाज का पालन करने के इनके पास अधिकार नहीं थे। इनको प्रत्येक पग पर जो है भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो निश्चित रूप से हालांकि इनकी देवर इन माइनॉरिटी, लेकिन लोगों का एक मत बना कि ये जो कैथोलिक सिस्टम है ये प्रोटेस्टेंट सिस्टम को ओवरटेक कर रहा है। और एक और जो बहुत बड़ा कारण था, धार्मिक कारण था, कि चर्च और सम्राट का गठजोड़ था, अलाइनमेंट बिटवीन द चर्च एंड द मोनार्की। अब देखिए, ये सब राजा की तरफ, राजा चर्च को भूमि दे दिया करता था और चर्च जो पैसा इकट्ठा करता था, बहुत ज़्यादा पैसा जो है चर्च के पास आता था, उस पैसे का एक निश्चित भाग वो सम्राट को भी दिया करते थे। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक थे। राजा ने चर्च को, पादरियों को विशेषाधिकार दिलाए और चर्च ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके लोगों से पैसा ऐंठा और उस पैसे का एक भाग वो राजा को दिया करते थे, ठीक है ना। तो इसके बदले जो है सम्राट चर्च के विशेषाधिकारों की रक्षा किया करते थे। अब चर्च ने पैसा दे दिया राजा को, तो राजा उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करता था। चर्च के बड़े बड़े अधिकारी जैसे आर्क बिशप, बिशप, एबट, ये राजा की छत्र छाया में रहते थे। अब जो फ्रांस की जनता थी वो राजा और चर्च के बीच में जो मिली भगत थी उससे भली भांति परिचित थी और वहाँ की जनसाधारण जनता चर्च और राजा के विलासी जीवन से इतना तंग हो चुकी थी कि उनके आगे क्रांति के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दे हैड नो अदर अल्टरनेटिव रादर देन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये फ्रांस की क्रांति के धार्मिक कारण सिद्ध हुए। इसके बाद देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, मतलब कारणों में ही, वो है दार्शनिकों और लेखकों की भूमिका। अब ये देखिए कि ये आज वाला समय नहीं था, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 250 साल पहले की, ठीक है। तो ये आज वाला समय नहीं था। उस समय मीडिया ज़्यादा नहीं था, मतलब समाचार पत्र ही माध्यम हो सकते थे, लेकिन समाचार पत्र भी इतने नहीं चले हुए थे।
तो उस समय क्या हुआ था कि यूरोप में कुछ 16-17 सेंचुरी में एक रेवोल्यूशन हुआ था, रीडिंग रेवोल्यूशन, जिसे जिसे बोलते हैं पाठ्य क्रांति, कि कुछ किताबें छपने लगीं, जैसे बाइबल वगैरह। आप जानते हो कि 1453 में गुटेनबर्ग जो है प्रेस का निर्माण हुआ और फिर बाइबल वगैरह ये छपने लगी। तो क्या हुआ कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और जो वैज्ञानिक खोज हुई, उससे 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में नए विचार सामने आए लोगों के। बहुत से विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्य किए और एक लोगों में बौद्धिक जागृति उत्पन्न की। देखिए, क्रांति वास्तविकता बनने से पहले मस्तिष्क में जो है उजागर हुई। क्रांति की सोच कैसे आई मस्तिष्क में? तभी आई जब उसमें आइडियाज़ आए। तो फ्रांस में एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ जिसमें विद्वान थे, दार्शनिक थे, जिसमें कवि थे, नाटककार थे, ठीक है, पत्रकार, ये सम्मिलित थे। उन्होंने फ्रांस के निरंकुश और दोषपूर्ण शासन की कटु आलोचना की, लोगों तक बातें पहुंचाई। सबसे बड़ी बात है, अब देखिए आज मीडिया का रोल जो है बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार की नाकामी या सरकार की सफलता लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। अब मीडिया प्रिंट मीडिया भी हो सकती है, मीडिया जो है जो रेडियो, टेलीविज़न और जो अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचती है वो भी हो सकती है। तो उस समय प्रिंट मीडिया था कि फ्रांस के निरंकुश शासकों और दोषपूर्ण शासकों और विशेषाधिकारों के दुरुपयोग, यानी कुलीन और चर्च के विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के बारे में लोगों तक बातें पहुंचाई कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है फ्रांस में, और लोगों के अंदर तर्कशीलता, सहनशीलता और मानवता के विचारों का प्रचार किया। बहुत से ऐसे दार्शनिक और लेखक हुए फ्रांस में, जैसे मोंटेस्क्यू, आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं। मोंटेस्क्यू है, रूसो है, दिदरो है, सिसरो है और क्वेस्ने है, ठीक है। तो ये सब जो दार्शनिक थे, इनको एक टर्म दिया है, इनको कहा गया है क्रांति के पैगंबर, यानी प्रॉफिट्स ऑफ रेवोल्यूशन। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के बावजूद फ्रांस में शायद क्रांति नहीं हो पाती अगर इन बुराइयों से लोगों को अवगत ना करवाया जाता। लोगों को, अब जो गांव में रह रहा है उसे क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दार्शनिकों ने, लेखकों ने अपने लेख लिखकर विचार जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इसलिए इनको क्रांति का अग्रदूत या क्रांति का पैगंबर, प्रॉफिट्स ऑफ द रेवोल्यूशन इनको कहा गया है। जैसे अगर हम मोंटेस्क्यू की बात करें तो ये इसका जन्म फ्रांस के कोकुलीन परिवार में हुआ था। बोर्डो में जो है ये न्यायाधीश भी रहा था। तो उसने जो है पर्शियन लेटर्स नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उसने फ्रांसीसी सम्राट और चर्च का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। उसने 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें राजा के दैवीय अधिकारों का जोरदार शब्दों में खंडन किया गया। इसी तरह से एक विचारक थे जिनका नाम था वोल्टेयर। वोल्टेयर ने भी, वो भी लेखक थे, आलोचक थे। उन्होंने भी लेटर्स इन द इंग्लिश नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें तत्कालीन व्यवस्था से वो काफ़ी दुखी था। और वोल्टेयर जो है वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन वो चाहता था कि जो राजतंत्र हो उसमें जनता की भलाई हो और संवैधानिक नियमों पर आधारित हो। रूसो, आपने नाम सुना होगा, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसने कहा था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अन्य दार्शनिक जैसे क्वेस्ने, तो
तो कह सकते हैं कि इन दार्शनिकों के जो विचार थे वो बड़े तार्किक थे और फ्रांस की जनता पर इसके गहरे प्रभाव पड़े। जो समानता, विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वतंत्र व्यापार का जो इन्होंने समर्थन किया, इससे निश्चित रूप से फ्रांस में क्रांति आई। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो तत्कालिक कारण है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो प्रभाव पड़ा। थैंक यू।